अच्छे अफसानचे की 4 सतरें घंटों गौर व फिक्र की दावत देती हैं। अफसानचे का फ़न दरिया को कूजे में बंद करने का मुतालबा करता है। बिलाशुबा अफसानचा मुख्तसर हो, लेकिन इसमें बयान होने वाली कहानी बहुत बड़ी होती है। ज़ेब सिंधी का कलम जब भी कागज़ पर चलता है, ऐसा लगता है कि शोले उगल रहा है। आइए इनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है टॉर्चर सेल। इसे उर्दू कालिब में मुंतकिल किया है जनाब आकाश मुग़ल ने। आज़ादी इजहार पर पाबंदी ने गामों को आतिशबार कर दिया। इस बंदिश से क़तई नज़र सच बोलने के अज़्म पर कारबंद रहा। चंद अफराद आए और गामों की आँखों पर पट्टी बांधकर उठा लिए गए। तवील मुसाफत के बाद उन्होंने गामों को एक साहब के रूबरू पेश किया। साहब ने गामों की फरमाइश की, सच करना, सच कहना तर्क नहीं करोगे तो मारे जाओगे। गामों ने तवील सांस खारिज की और कहा, मैं सच नहीं बोलूँगा तो मर जाऊँगा। साहब ने गामों को सर्जिश करके आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। साहब के कारिंदे गामों की आँखों पर पट्टी बांधकर उसे शहर से बाहर फेंक गए। गामों ने आँखों से पट्टी उतारी और शहर में दाखिल होते ही पहले की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से कड़वा सच बोलना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद गामू शहर से गायब हो गया। अक़ूबत गाह में बहीमाना तशद्दुद के बाद गामू की ज़बान काट दी गई। काटने वाले गामू की कटी ज़बान लिए अक़ूबत गाह का दरवाज़ा बंद कर रहे थे कि गामू की आवाज़ गूंजी, तुम मेरी ज़बान तो काट सकते हो, लेकिन मुझे सच कहने से नहीं रोक सकते। गामू की ज़बान दोबारा कलम की गई, लेकिन वो सच उगलती रही। तुम मुझे सच बोलने से कभी न रोक पाओगे। गामू की ज़बान मुतअद्दिद बार क़ता की गई, मगर वो सच कहता ही रहा। अक़ूबत खाना के इंचार्ज ने साहब को रिपोर्ट पेश की। गामू के पास बेशुमार ज़बानें हैं, उन सब ज़बानों को काटना नामुमकिन है। साहब ने अपने बॉस को रिपोर्ट अरसाल की, जिसमें तहरीर था, गामू को आज़ाद कर देना ही बेहतर है, क्योंकि आज के दौर में ज़बान बंदी मुमकिन नहीं। गामू आज भी टॉर्चर सेल में क़ैद है और सच बोल रहा। सिंधी में अफसानचे बड़ी तादाद में लिखे जा रहे हैं और बहुत अच्छे लिखे जा रहे हैं। अब जनाब सरमद अब्बासी का अफसानचा सुनिए। कितनी गहरी बात कही है और कितने आम से अंदाज में। उन्वान है जानवरों का अस्पताल। दाढ़ के दर्द से तड़पती नौजवान बेटी का दर्द मज़ीद सहा न गया। वो 3 दिन से
ये अजियत भुगत रही थी। बिलाखिर बाप ने बेटी के सर पे हाथ फेरते हुए उसे तैयार होने को कहा। कहाँ ले जा रहे? उसकी बीवी ने पूछा। सबसे बड़े शहर, उसने जवाब दिया। सबसे बड़े शहर? क्यों? बीवी ने हैरानी से पूछा। वहाँ यूरोप जैसा अस्पताल है, हमारी बच्ची जल्द सेहतयाब हो जाएगी, उसने जवाब दिया। और वो कुछ देर बाद बेटी का हाथ पकड़कर घर से निकल पड़ा। दूसरे रोज जब वो घर लौटा तो इसके साथ बेटी की लाश थी। बेटी की दूधिया रंगत की शलवार खून के खुश्क धब्बों से रंगीन थी। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया मेरी बेटी को? बीवी ने बेटी की लाश पर गिरते हुए तलक शगाफ दुहाई दी। बाप बेटी की नाश के पैरों के पास ढह गया और बाल नोचते हुए बोला, मैं यूरोप जैसे अस्पताल के बजाय गलती से जानवरों के अस्पताल चला गया था। अहमद अब्बासी की तहरीर सुनते हैं। उन्वान है कहानी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर बूढ़े बीमार कहानी नवीस ने सर उठाकर देखा। उसका मजदूर बेटा काम से वापस आया था। बेटा, उसने बेटे को पुकारा। बेटे का सर झुक गया, आंखों में आंसू कंकरी की तरह चुभने लगे। उसके पास आज भी बीमार बाप के लिए दवा नहीं, सिर्फ दिलासा था। बेटा, बात सुन ले बेटा। बाप की पुकार सुनकर बेटा सहन में बिछी चारपाई की तरफ बढ़ गया। बाबा, परेशान न हो, सेठ ने कल पैसे देने का वादा किया है। मैं कल आपकी दवाई ज़रूर ले आऊँगा, बेटा उसकी टांगे दबाते हुए बोला। बीमार कहानीकार के सूखे होठों पे तंदुरुस्त मुस्कुराहट फैल गई। उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, दवाई नहीं चाहिए बेटा। सुबह से एक प्लॉट जहन में टकरा रहा है, थोड़े कागज़ ला दो, कहानी लिखूंगा। अब हम सुनते हैं जावेद निहाल हाशमी का अफसानचा। उन्वान है नामूस। नुसरत को यकीन नहीं था कि उसके वालिद फतह अली खान उसकी छोटी बहन शबाना की शादी किसी दीगर बरादरी के लड़के से, जिसे वो बहुत चाहती है, करने पर इतनी जल्दी राजी हो जाएंगे। मुमकिन है 40 साल पुराना हादसा रवैये में इस तब्दीली का सबब बना हो। उसकी माँ ने बताया था कि उसकी फूफी ने चौथी मंजिल की छत से कूदकर सिर्फ इसलिए जान दे दी थी कि उसके वालिद और दादा ने बरादरी से बाहर उनकी पसंद के लड़के से शादी की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया था। उसने जब अब्बू की रजामंदी की बात अपनी माँ को बताई तो उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं आया। अम्मी, मैंने उन्हें बहुत देर तक कायल करने की कोशिश की थी। आखिर में फूफी वाले वाक़े की याद दिलाई तो उन पर गोया सख्ता सा तारी हो गया और उन्होंने भर्राई हुई आवाज़ में हामी भर ली।
ایک باپ کے لیے اس کی بیٹی کی جان سے زیادہ قیمتی بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ کھا میری سر کی قسم، اچانک انہوں نے بات کاٹتے ہوئے نصرت کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا کہ تو شادی کے دن تک شبانہ کو بالکل تنہا نہیں چھوڑے گی، اس کے ساتھ سائے کی طرح رہے گی، اسے چھت پر اکیلا بالکل نہیں جانے دے گی۔ ماں کے چہرے پہ دہشت کے سائے لہراتے دیکھ نصرت پریشان ہو گئی۔ اس نے ماں کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان لیتے ہوئے کہا، امی، وہ حادثہ کب کا ماضی میں دفن ہو چکا ہے، اسے بار بار دہرایا نہیں جائے گا کیونکہ ابو نے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دوسرے، شبانہ نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اگر ابو راضی نہیں بھی ہوتے تو وہ پھوپھی کی طرح خودکشی ہرگز نہیں۔ تیری پھوپھی نے خودکشی نہیں کی تھی۔ دوستوں، اگلا افسانچہ سنانے کے پہلے آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ادبی کتابیں کہاں بکتی ہیں، اور نہ ہی ادبی اصناف میں کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ بس کچھ لوگ ہیں جو ادب کے مختلف اصناف کی آبیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ اردو کی اس صنف کو جسے نظر انداز کیا گیا، افسانچہ نگاری کی شکل کو احباب نے مست کیا، کبھی اسے لطیفے کی شکل میں ڈھالا تو کبھی گنجلک بنا کر پیش کیا۔ سعادت حسن منٹو نے جس شکل میں اسے پیش کیا تھا اسی شکل میں واپس لانے کی جد و جہد میں مصروف ہوں۔ آپ سب سے استدعا ہے کہ اس کا حلقہ بڑھائیں، احباب کو ترغیب دیں کہ وہ افسانچے دیکھیں، سنیں۔ اگر لکھنے کے خواہش مند ہیں تو وہ ای میل کر دیں۔ امید ہے آپ سب کا ساتھ قائم رہے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے افسانچے کی طرف۔ اب ہم سنتے ہیں عثمان احمد کا افسانچہ، عنوان ہے جمہوریت زندہ باد۔ ہاں بھائی معراج الدین، تم نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا؟ ہاں جی چودھری صاحب، جس انتخابی نشان پر آپ نے مہر لگانے کو کہا تھا اسی پر میں نے اور میرے تمام گھر والوں نے مہریں لگائی ہیں، معراج الدین نے پرجوش انداز میں جواب دیا۔ شاباش شاباش، بریانی کے ڈبے تمہیں ابھی کچھ دیر تک مل جائیں گی، اور ہاں کل صبح حویلی آ کر 500 روپے فی ووٹ کے حساب سے منشی سے اپنا انعام وصول کرنا نہ بھولنا، چودھری صاحب روبدار لہجے میں بولتے تھے۔ آگے چل دیے۔ فضا چودھری صاحب زندہ باد، جمہوریت زندہ باد کے فلک بوس نعروں سے گونج اٹھی۔